केंद्र सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का किया निर्णय। हरियाणा में इंडिया नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी आगामी विधानसभा चुनाव। अभय चौटाला होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत जमीन का स्वामित्व पाने वाले लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार। कहा जीवन भर का सपना हुआ पूरा। और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में निर्मित हुए स्कूलों में लगाए जाएंगे सोलर सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करके इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाला गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया है। यह दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने साथ मिलकर हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 पर जबकि इनेलो 53 पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ संयुक्त प्रेस वार्ता कर इनेलो नेता अभय चौटाला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का मन बना लिया है। बहुजन समाज पार्टी का हमारा एक राजनीतिक समझौता हुआ है, एक गठबंधन बना है और ये गठबंधन जो है कोई स्वार्थ का नहीं है। ये गठबंधन लोगों की भावनाओं के मुताबिक बनाया गया है। बसपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की दोनों की जो सोच है वो गरीब को कैसे न्याय मिले, कैसे कमजोर आदमी को राजनीतिक ताकत मिले, उसको अपने अधिकार पूर्ण रूप से उसे उसके अधिकार मिले। चौधरी देवीलाल ने भी और स्वर्गीय काशीराम जी ने दोनों ने मिलकर के इस देश में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम किया था। दोनों की राजनीतिक सोच एक ही थी कि देश से उद्योगपति जिनका कब्जा इस देश की राजनीति पे है उससे उसको मुक्त कराया जाए। अगर इस गठबंधन की सरकार आती है तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इनेलो और बसपा के गठबंधन के बाद घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देने और विभागों में खाली पदों को भरने का जिक्र किया गया है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने बताया कि आगामी 16 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ में आएंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर ओबीसी समाज का एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में शामिल होंगे। डिप्टी स्पीकर ने रैली स्थल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नेतृत्व में सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के राज में ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है। शाह जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ आएंगे
और एक बहुत बड़ा प्रदेश का ओबीसी समाज का अभिनंदन समारोह उनका किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी से आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार बनी है तब से और लगातार 10 वर्षों से जो फैसले हर वर्ग को लेकर के करने का काम कर रही है, हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का फैसला लिया कि जहां हम क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाएंगे वहीं वो बैकलॉग भी पूरा करने का काम करेंगे और जो ओबीसी के साथ पहले अन्याय हुआ था उसकी भरपाई करने का भी काम करेंगे। HKRN के अंदर भी जो 27% आरक्षण जो ओबीसी का है उसके तहत उसमें भी जो भर्तियां की जाएगी, ये तमाम फैसले लेने का काम किया है, जिससे आज पूरा ओबीसी समाज जो है बहुत ही उत्साहित है। हिसार में कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने शहरी क्षेत्र के लाल डोरे में रहने वाले भूस्वामियों को स्वामित्व पत्र तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत मकान मालिकों को रजिस्ट्री प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 5000 लोगों को उनकी दुकान, जमीन व मकान का मालिकाना हक शहरी स्वामित्व योजना के तहत दिया जाएगा। हिसार जिला के 305 लोगों को भू स्वामित्व पत्र तथा रजिस्ट्री प्रदान की गई है। मकान, जमीन व दुकान का मालिकाना हक मिलने से लोगों में अपनी प्रॉपर्टी के प्रति अपनत्व की भावना जागृत करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। चाहे वो लीज पर थी, चाहे वो किराए पर थी, तो उसमें उनको मालिकाना हक देने का जो काम किया, आज हमने उनको सर्टिफिकेट दिए। ऐसे लगभग 5000 लोगों को पूरे प्रदेश में उनकी दुकानों का स्वामित्व योजना के तहत उनको मालिकाना हक देने का काम आज हमने किया है। और यहाँ पर भी लगभग 501 में जो एप्लीकेंट थे, तो उसमें से जो 305 थे जो एलिजिबल थे, उन सबको दे दिया। हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह से गरीब को सहायता पहुँचे और गरीब को मकान हो चाहे दुकान हो, उसको अपनत्व की भावना से, ताकि वो ये कहे कि चाहे मेरा घर छोटा है लेकिन अपना है, अपने का जो आनंद और सुख है उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। स्वामित्व प्राप्त करने वाले लाभार्थी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें लाल डोरे की जमीन का प्रमाण पत्र मिला है और अब हम अपनी जमीन के स्वामी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत होने से आपस के बंटवारे में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अपने नाम पर रजिस्ट्री होना बहुत खुशी की बात है। दुकानदारों को भी दुकानों का मालिकाना हक देकर बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमने प्रमाण पत्र मिला है और ये हमारा इसके स्वामी हो गए। हम इसके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, पहले रिकॉर्ड के अंदर नहीं हुआ। ठीक किया, अच्छा किया है। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसमें आपस के बंटवारे में सहयोगी होंगे। अच्छा हुआ है। हमारी मार्केट कमेटी की दुकानें थी, पिछले 25 साल से हम किराएदार थे और सरकार ने हमारे को रजिस्ट्री की है इन दुकानों की और मालिकाना हक दे दिया है। और दुकानदारों के लिए बड़ा ही सहयोग की चीज़ें हैं। ये पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक दुकान लेने के लिए, और सरकार ने दुकानदारों को दुकान दे के उनका बहुत ज़्यादा बोझ हल्का कर दिया है। और सरकार का हम इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने कल कुरुक्षेत्र जिले के 55 पात्र लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र व रजिस्ट्री प्रदान की। लाभार्थियों ने मानेसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री संदेश भी सुना। लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने उपस्थित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र मिलने पर बधाई दी और कहा कि इस योजना से उनका अपना घर व मालिकाना हक होने का सपना पूरा हुआ है। समस्याओं के समाधान के लिए योजना थी, जिन समस्याओं का कानून की दृष्टि से कोई निदान नजर नहीं आ रहा था। एक आदमी किसी जगह पर एक से ज्यादा पीढ़ी से रह रहा है, सैकड़ों साल से कुछ लोग रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास जिस जगह पर जिस रिहाइश में जो या जहां दुकान करके थी, जो भी उनका वहां कार्यस्थल था, उसका स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं था, ना तो मालिक थे और उससे कोई भी लाभ, सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ उससे नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो उसके मालिक नहीं थे। यहाँ पर जो भी इस स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थी हैं, उनको तकरीबन 50 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स और 1 BST की कॉपी प्रोवाइड की। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने मानेसर से जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव जुड़कर सभी लाभार्थियों को अपना शुभ संदेश दिया
वे शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत अभी तक 300 लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है। जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी लाल डोरे के अंदर उनकी प्रॉपर्टी थी, कोई घर था या कोई दुकान थी, उनको भी रजिस्ट्री करवा के उनका मालिकाना हक दिया गया है। तो इससे काफ़ी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। प्रदेश के शहरी क्षेत्र के लाल डोरे के भू मालिकों को स्वामित्व पत्र वितरण व मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्री वितरण के लिए कल दोपहर सिरसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरसा उपायुक्त आर.के. सिंह और जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र बेनीवाल ने पात्र लाभार्थियों को उनके स्वामित्व पत्र व रजिस्ट्रियां वितरित की। उपायुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि जो लोग पिछले 20 साल या उससे अधिक समय से म्यूनिसिपल कमेटी या फिर कॉर्पोरेशन की दुकानों में थे, उनको मात्र कलेक्टर रेट पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। तकरीबन 600 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 400 लोग अब लाभार्थी हैं। करीब 100 लोगों को स्वामित्व के अधिकार पत्र सौंपे गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी, काउंसिल, कॉर्पोरेशन की दुकान पे किराए पे थे, उनको स्वामित्व यानी कि बहुत ही कम पैसे में कलेक्टर रेट पे उनको स्वामी बना दिया, उनकी मलकियत उनको दे दी। दूसरे प्रकार के हुए कि जो शहर के अंदर लाल डोरा है, जैसे गांव को लाल डोरा मुक्त बनाया जा रहा है, ऐसे ही शहर के अंदर जो लाल डोरा के घर हैं, दुकान है, उन सभी को अधिकार पत्र हमने आज सौंप दी है और ये स्कीम आगे भी चलती रहेगी। सभी साथियों से ये निवेदन है कि आप जो अर्बन एरिया के अंदर लाल डोरे में जिनके घर हैं, दुकान है, उसका एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देके और अपने डीएमसी या ईओ के थ्रू अपना स्वामित्व पत्र ले लें। कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब इस नाम से एक नए अभियान की घोषणा की है। कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा मांगे हिसाब एक नई शुरुआत है। इसके जरिए न सिर्फ भाजपा की विफलताओं बल्कि कांग्रेस की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाना है। इस अभियान में पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए जनता से सुझावों को भी एकत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान को अमली जामा पहनाने का रोडमैप तैयार करने के लिए 14 जुलाई को सोनीपत में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीसीसी के मेंबर हो, एआईसी के मेंबर हो, विधायक हैं, पूर्व विधायक जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ता को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच है, चाहे उसके सबके सभी लोग जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। लोकसभा के इलेक्शन में लोग जो संकेत आए नतीजे से तो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी। इसमें कोई शक और गुंजाइश, चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हल्कों में बीजेपी की वोटें। यह अभियान 15 जुलाई से विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। इसके तहत भाजपा सरकार के विरुद्ध चार्जशीट लोगों तक पहुंचाने का कार्य 15 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 20 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा रथ यात्रा निकालेंगे। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने बताया कि कांग्रेस ने भाजपा से अलग अलग मुद्दों पर 15 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को हिसार में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसके बाद यह सम्मेलन 26 जुलाई को सिरसा और 27 जुलाई को रेवाड़ी में होगा। के कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलाए, सारे हर बूथ पर चलाए, हर गांव में, हर घर घर पहुंचने का काम किया। उसी तरह पर ये तीसरा अभियान हमारा चलेगा 15 तारीख से। 14 को हमारी मीटिंग है सोनीपत में। 15 तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, साथ में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प जो अभी तक जो हमने लिए हैं, जो आपको पता है पहले हमने रिलीज कर रखे हैं, जो घर घर पहुंचाए गए हैं, वो भी साथ के साथ जाएंगे। इस मौके पर वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह, अशोक अरोड़ा, सत्यपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और विधानसभा में कांग्रेस के उप नेता आफ्ताब अहमद, पार्टी विधायक, पूर्व सांसद व पार्टी प्रकोष्ठों के प्रमुख समेत नेता सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।
हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में निर्मित हुए स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे स्कूलों का बिजली का खर्च कम होगा और वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। वे कल कुरुक्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां अगर चाहें तो शिक्षा विभाग को सपोर्ट करके विद्यार्थियों के जीवन को और शिक्षा क्षेत्र को कार्यकल्प कर सकती है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन्हें फीस में राहत देने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश के स्कूलों में सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए गुणवत्तापूर्वक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाएगा। पॉलिसी हुई है, नाम बदल गया। 1,20,000 दुनिया भारत में किसी भी राज्य में सालाना आमदन का आखिरी संख्या है, लेकिन वहीं मनोहर लाल जी ने इसे 1,80,000 तक ले गए। नायब सिंह सैनी जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो इसे पूर्ण रूप से आगे बढ़ाकर हर जनता के, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर भी और मंत्री बनकर भी हमारे हरियाणा का कोई दरवाजा जो उन सुविधाओं के लिए बना है वो खाली ना रहे। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव भी लिए। शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले मासिक बुकलेट में विद्यार्थियों की उपलब्धियों को प्रमुखता से छापा जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएमसी के सदस्य बड़ी मेहनत करते हैं और हम इनकी बदौलत ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को आसानी से चला पा रहे हैं। घर घर जाकर शिक्षा की अलख जगाने का हम कार्य कर रहे हैं। सरकार के द्वार तक हर वर्ग के व्यक्ति की सीधी पहुंच बनी है और प्रत्येक वर्ग का विकास भी हो रहा है। ये बहुत मेहनत करते हैं, सहयोग करते हैं, इनकी वजह से हम उस गांव में, उस क्षेत्र में स्कूल आसानी से चला पाते हैं। यही वो लोग हैं जो घर घर में जा करके शिक्षा का महत्व भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी कहता है जब इसका बच्चा जा रहा है तो मेरा बच्चा भी जाएगा। तो एक किस्म का सबको संजोने का काम एसएमसी करती है। वहीं दूसरी तरफ एसएमसी हमारी भी बहुत मदद कर रही है इस तरीके से कि मान लीजिए हमारा मिड डे मील आया, हो सकता है कि उसमें कोई चीज खराब हो, तो हमने खुले विचार, खुला मंच, दिल से दिल तक पहुंचे हमारे अभिभावक और सरकार को सीधी बात रखें। खेती को कीटनाशक से मुक्त करने और किसानों को प्राकृतिक खेती का मंत्र देने के लिए आज करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में किसान ज्ञानशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्राकृतिक खेती की मुहिम चला रहे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का फर्क है। प्राकृतिक खेती से पर्यावरण एवं ऐसे सूक्ष्म कीटाणुओं की रक्षा होती है जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बैक टू बेसिक के मंत्र के साथ ही जीरो बजट के साथ प्राकृतिक खेती को गति दी है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्राकृतिक खेती से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण होने पर 100% किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। गौपालन व देशी नस्ल की गायों को अपनाने और गोबर तथा गौमूत्र से प्राकृतिक खेती के उनके अभियान के भी अनूठे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि आज गुजरात में 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। वे खुद भी अपने गुरुकुल में 80 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं। मेरे पास 19 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं रेजिडेंशियल आवासीय रूप से। इस समय 1,500 बच्चे वहां पे। एक दिन एक घटना घटी, मैं आपकी तरह खेती करता था, रासायनिक यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ट्रॉली की ट्रॉली भर के आती थी। एक दिन एक घटना घटी, धान के खेत में कीटनाशक का छिड़काव एक हमारा खेती कर्मचारी कर रहा था। छिड़काव करते हुए वो उसके दिमाग में चढ़ गया और वो बेहोश होकर के वहां गिर गया। इसने ना तो वो दवाई पी और ना खाई, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं यहाँ जो सब्जी बच्चों को देता हूँ, गेहूं चावल देता हूँ, उस पर डायरेक्ट इस जहर को छिड़कवाता हूँ। और इन मासूम बच्चों में जो देश का भविष्य है, ये जहर ही के अंदर जा रहा है, तो इसके परिणाम क्या होंगे?
इस ज्ञानशाला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को प्राकृतिक खेती का संकल्प दिलाया। वहीं पर किसान ज्ञानशाला में आए किसानों ने कहा कि वर्तमान खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती न केवल अधिक गुणवत्तापूर्ण है बल्कि इसमें लागत भी शून्य रहती है। उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही देखिए, कभी कुछ बीमारी, कभी कैंसर है तो कभी शुगर हो रहा है। 9 साल के बच्चे को 4 साल की लड़की है जिसको शुगर हो रहा है, उसके माँ बाप इतने परेशान हैं। ये नहीं देख रहे कि जड़ से ही ना हो, उसके लिए शुरू से ही ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएं पिलाएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आगे भी ठीक रहेंगे। काफ़ी लोगों को हम लोग मोटिवेट कर सकें कि हर चीज़ अपने घर पे सब्जियां भी उगाएं, फ्रूट भी उगाएं, ताकि हमें बाहर की जहरीली चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। सरकारी तंत्र इतने बड़े ओहदे पे रखते हुए और इतना काम करें और इतनी चीज़ें बताएं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आज जो उम्मीद करता हूँ जितने लोग यहाँ आए हैं उन सबको बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिला होगा और ज़रूर इस काम की तरफ बढ़ेंगे। हम तो देखिए, आपको पता ही है कि अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये चीज़ फैला रहे हैं कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती करिए। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हरियाणा देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो या फिर नेता। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में अपराधों की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते ही हरियाणा में कोई भी नया निवेश नहीं आ रहा है। इस वजह से प्रदेश में बेरोजगारी भी बढ़ी है और युवा अपराध के रास्ते पर जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इसका प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगा। 10 साल का क्या किया इन्होंने? 15 सवाल हमने खड़े किए हैं, उसका जवाब मांगे और ये बात हम घर घर तक ले जाएंगे। इस सरकार की विफलता है। लोकसभा का चुनाव जो संकेत दे चुका है, नतीजा आपने देख लिया। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है हरियाणा में कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। 2005 से पहले भी ऐसे ही हालात थे हरियाणा में और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते कह दिया था, बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वोट काटों को वोट देने वाले नहीं। आपने देखा उनका जो हाल हुआ। कांग्रेस भारी बहुत से जीतेगी, सरकार बनाएगी। कि अपनी गलतियां कबूल कर रहे हैं, जो 10 साल तक लोगों का किया, शोषण किया हर वर्ग का, वो माने अब लोग समझ चुके हैं इन्होंने कुछ नहीं करना। ये चुनावी वो वायदे हैं, खोखले वायदे हैं, खोखली बातें हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सोनीपत के कांग्रेस पार्टी के मेयर निखिल मदान अपने समर्थकों सहित बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश और प्रदेश की भाजपा सरकार अंत्योदय का लक्ष्य लेकर सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है। भाजपा सरकार की कार्यशैली से प्रभावित होकर मेयर निखिल मदान ने भाजपा का दामन थामा है। मेयर निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत के विकास कार्यों के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सोनीपत के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की कल देर रात सोनीपत में अपने घर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं तथा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मोहन लाल बडोली ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सच अब जनता जान चुकी है। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाकर जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। भाजपा के लाखों कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। सोनीपत के सभी कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व मंत्री, जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ भव्य स्वागत किया है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है,
ये सब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की त्याग और तपस्या के कारण आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है कि अब की बार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया। हालांकि केजरीवाल अभी हिरासत में रहेंगे क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति मामले में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उनकी याचिका 9 अप्रैल को खारिज कर दी गई, लेकिन बाद में वे शीर्ष अदालत में चले गए, जिसने 15 अप्रैल को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया। सिरसा जिले के कालावाली निवासी तनिषा गर्ग ने ऑल इंडिया सीए की परीक्षा में 40वां रैंक हासिल करके शहर का नाम रोशन किया है। तनिषा गर्ग का कहना है कि बचपन से ही उसे सीए बनने की इच्छा थी और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उसने ऑनलाइन ही सीए की कोचिंग ली। अपनी इस सफलता के पीछे अपने माता पिता, परिवारजनों व शिक्षकजनों का उन्होंने आशीर्वाद बताया। मैं अपने परिवार को पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने सीए क्लियर किया विद AIR 40। युवाओं को कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और ऐसे ही चीज़ें अचीव करें और अपनी लाइफ में सक्सेस पाएं। तनिषा के माता पिता सहित संजय और उनकी माता सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने कहा कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस नारे को तनिषा ने सिद्ध करके दिखाया है कि लड़का और लड़की में कोई भी फर्क नहीं है। खुशी हुई, इसकी शुरू से ही प्रायोरिटी है जो पढ़ाई करना ही रही है। हम रात को सो जाते थे, ये जागती होती थी, जब भी हम उठते थे तो देखते होते थे कि ये जाग रही है, इसकी मेहनत रंग लेके आई है। जो बच्चा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, उसको उसका फल जरूर मिलता है। नहीं, हमने शुरू से ही नहीं किया, हमारे घर में कोई भी नहीं ऐसा फ़र्क करता है और हमारी सोच है जो ऐसी नहीं है। हमें अपनी लड़कियों पर बहुत प्राउड है। हमारी बेटी ने आज सीए में 40th रैंक ऑल इंडिया अचीव किया है। सरकार भी हमारी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसी नारे को इन्होंने सिद्ध कर दिया कि बेटियां भी पढ़ने में किसी से पीछे नहीं है। और हमारी बेटी तो ये मान के चलो कि दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं था, ये सारा दिन पढ़ती रहती थी और इसी का नतीजा है कि आज ये सीए में फर्स्ट टाइम में ही 40th रैंक में अचीव किया है। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए 4,434 श्रद्धालुओं का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर की घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज सुबह 165 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से रवाना हुए। जत्थे में 3,330 पुरुष, 915 महिलाएं, 28 बच्चे, 133 साधु और 28 साध्वियां शामिल हैं। इनमें से 1,721 श्रद्धालु सुबह 3 बजे बालतल आधार शिविर और 2,717 तीर्थयात्री 3:55 पर पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए, जहां से वे आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगी। वर्टिगो या चक्र आने की समस्या असंतुलन महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या फिर रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पैराक्सीजमल वर्टिगो आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइल पैराक्सीजमल पोजिशनल वर्टिगो चक्र आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। पेश है एक खास रिपोर्ट। वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पेरिफेरल वर्टिगो आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइल पैराक्सीजमल पोजिशनल वर्टिगो चक्कर आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। वर्टिगो जो हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो चक्कर आने में दो तरह से पेशेंट आएगा, या तो आसपास का कमरा घूम रहा है या उसका सर घूम रहा है। क्योंकि हमारा बैलेंस जो बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला है कान का अंदर वाला हिस्सा जो बैलेंस बनाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ब्रेन
जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। और तीसरा है सेंसेशन, जो हमारा जॉइंट है और मांसपेशियां वहां से, जब तीनों चीजें सिंक्रोनस होकर काम करेंगी तो हमारा बैलेंस ठीक रहेगा। इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ होगी तो हमें चक्कर महसूस होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाएं। वर्टिगो के लक्षण अचानक विकसित हो सकते हैं, जो कुछ सेकंड तक रह सकते हैं या बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। यदि आपको गंभीर वर्टिगो है तो उसके लक्षण लगातार हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे सामान्य जीवन में कठिनाई हो सकती है। BPPV समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।